व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है मैथ्स की पढ़ाई? 2 दिन में मैथ्स का बोर्ड है एंड यस सबकी फटी पड़ी हुई है। अभी सुबह के 4:40 हो रहे हैं एंड मैं पिछले 2 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ। बट नींद नहीं आई तो सोचा थोड़ा-सा फ्री का ज्ञान ही दे देते हैं। बट इन ऑल सीरियसनेस आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। सो द एम इज़ कि जो भी देख रहे हैं वीडियो उसकी अगर थोड़ी-सी भी हेल्प हो जाए सो व्हाई नॉट? बिकॉज़ आई डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू राइट नाउ। पहले तो सबसे पहले लेट्स स्ट्रेट अप टॉक अबाउट कि अगले 2 दिन क्या करना है। आज 2 दिन अगर आज ये वीडियो दिख जाता है एंड 1 दिन अगर कल ये वीडियो दिखता है तो। बट द फैक्ट इज़ कि मोस्ट ऑफ द पीपल के पास, मोस्ट ऑफ द लोग के पास 1 हफ्ता था प्रिपरेटरी लीव का मैथ्स से पहले, रफली 1 हफ्ता था। तो अभी तक जो भी नई चीज़ें पढ़नी थी, जो भी नई चीज़ें प्रैक्टिस करनी थी, वो अभी तक हो जानी चाहिए। अभी कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का ज़्यादा सेंस है नहीं बिकॉज़ 2 दिन है लास्ट के, अगर कुछ नया स्टार्ट करा तो पुराना भूल जाओगे एंड अगर पुराना ढंग से रिवाइज़ नहीं करा तो वो पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फिर पेपर के बाद लगेगा ओह नो! ये तो आता था, फिर ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो उससे अच्छा है कि जो आता है ना, उस पे भी ज़्यादा फ़ोकस करो बिकॉज़ 13 चैप्टर्स हैं आई थिंक एंड इन 13 में से मैक्सिमम लोगों को 10 तो मॉडरेट या अच्छे तक आते होंगे। 2-3 में इश्यू होगा, सबको होता है, बट इट्स नॉट कि उन 2-3 की वजह से वो बाकी के 10 खराब हो जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सब पे फ़ोकस करो। जो चैप्टर्स नहीं आते ना, उन चैप्टर्स को फ्रॉम स्क्रैच उठाने से अच्छा जो उनके फ़ॉर्मूलाज़ हैं एंड उनका जो कंसेप्ट है, उसको एक बार किसी 1 घंटे के वन शॉट या 2 घंटे के वन शॉट को 2x पे करके समझ लो कि हाँ, ठीक है, ये फ़ॉर्मूला है, ये ऐसे लगता है, इन क्वेश्चन में लगता है। बस इतना एंड अगर तो है कि कैपेसिटी तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज़ सॉल्व कर लो। एज़ लॉन्ग एज़ वो मिसलेनियस एक्सरसाइज़ सॉल्व हो जाती है उस चैप्टर की, तो और किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इट्स वेरी डाउटफुल कि सीबीएसई एनसीईआरटी की मिसलेनियस से ऊपर लेवल के सवाल पूछेगा बिकॉज़ मिसलेनियस में बहुत ठीक-ठाक लेवल के सवाल हैं। बाकी बात आती है जो चीज़ें कर ली हैं, उनको रिवाइज़ करने के लिए वर्कशीट्स कर सकते हो बट मेरी पर्सनल सजेशन वुड बी कि सैंपल पेपर सॉल्व करो। बिकॉज़ जब सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना तो 2-2 चीज़ें साथ में सॉल्व होएँगी। एक तो जो चैप्टर्स हो गई है उनकी रिविज़न होएगी एंड एक पेपर देने का पैटर्न, पेपर देने का स्टाइल समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे पेपर देना है, ऐसे पेपर को अप्रोच करना है। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं सेक्शन ए से शुरू करता हूँ, ए-बी-सी-डी करता हूँ, बट व्हाटएवर यू आर मोर कंफर्टेबल विद वैसे करना चाहिए। रीडिंग टाइम में 2 अलग-अलग चीज़ें कर सकते हो, या तो सिर्फ़ सेक्शन ए को सॉल्व करो, एमसीक्यू निपटा डालो एंड फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी को राइटिंग टाइम में ही फर्स्ट टाइम रीड करो एंड देन अटेम्प्ट करो। या तो रीडिंग टाइम की तरह लो एंड पूरा पेपर रीड करो एंड देन जब राइटिंग टाइम शुरू हुए तब एमसीक्यू सॉल्व करो, बी, सी, डी सॉल्व करो। जो मैं नहीं करता, मेरे को सेक्शन ए को सबसे पहले सॉल्व करके साइड में कर देना ज़्यादा हेल्पफुल लगता है एंड अगर पूरा सॉल्व नहीं भी होता ना दैट्स फाइन। जो अपने 15 मिनट मिले उसमें अपने सारे एमसीक्यूज़ खत्म करो एंड जितने नहीं होते उतने बाद में कर लेना। एमसीक्यू 1-1 मार्क का होता है, 3-4 रह जाए उसके मतलब से ये नहीं कि बाकी का पेपर एंड में 5 मार्कर रह गया, वो दिक्कत दे सकता है बिकॉज़ 5 मार्कर में स्टेप मार्किंग होएगी एंड 1 दीज़ एमसीक्यूज़ आर 1 मार्क, 0 और 1 कोई हाफ, 3/4 तो होएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि उतने एमसीक्यूज़ करो जितने आपके रीडिंग टाइम में हो गए एंड बाकी अटेम्प्ट द पेपर एंड देन कम बैक टू द एमसीक्यूज़ एट द एंड ऑफ द पेपर इफ यू हैव टाइम। दैट इज़ हाउ द पेपर शुड बी गिवन। बाकी एज़ यू गिव सैंपल पेपर्स समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे को पहले ए नहीं करना है, मेरे को बी पहले करना है, मेरे को पहले कॉम्पिटेंसी वाले करने हैं, केस स्टडी वाले करने हैं। वो हर बंदे का अलग अलग कंफर्टेबल अलग पैटर्न होता है सॉल्व करने का। बट मोस्ट जो लाइक मैं करता हूँ दैट इज़ ए, बी, सी, डी। ए को डू इन द रीडिंग टाइम एंड देन डू बी, सी, डी, ई। सो पेपर का ये है, अगले 2 दिन मेरे हिसाब से सिर्फ़ सैंपल पेपर्स करने चाहिए जिनका सिलेबस हो गया है, जिनके इवन अगर 10 से 11 चैप्टर 9 से 10 चैप्टर हो गए ना 13 में से, उनको भी सैंपल पेपर्स करने शुरू कर देना चाहिए। जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं, अगर तो वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर थ्योरी और प्रोबेबिलिटीज़ में से एक चैप्टर है तो वो कर लो बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी ये 4 हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं। सीबीएसई की एक रफ मार्किंग स्कीम आती है ऑनलाइन जिसके अकॉर्डिंगली ये अराउंड 32 मार्क्स के हैं, ये 3-4 चैप्टर्स। तो ये मेरे हिसाब से तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये एक बार कर लो बिकॉज़ दीज़ आर वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स। ये नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, वेक्टर थ्योरी तो बहुत ही ईज़ी है। उसमें गिन-चुन के 5-6 फ़ॉर्मूले हैं, वही बार-बार लगते रहते हैं, वही 6 कांसेप्ट बार-बार लगते रहते हैं। एक बार ढंग से करोगे एंड उसकी मिसलेनियस सॉल्व करोगे एनसीईआरटी की तो हो जाएँगे सवाल जो बोर्ड में आएँगे। अनलेस सीबीएसई
वापस फिज़िक्स पार्ट 2 करते हैं। अब आते हैं चैप्टर्स के ऊपर। तो मैं एक अपने एज़ पर माय एक्सपर्टीज़ एक चैप्टर्स की रफ़ समरी दे सकता हूँ कि ऐसे-ऐसे ये चीज़ें करो। बाकी मेरा खुद बोर्ड है अगले 2 दिन में, मेरे को मैं क्या ही ज़्यादा बोलूँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो कैलकुलस पहले डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल गो टू द हायर प्रायोरिटी चैप्टर्स, ठीक है? सो फंक्शन से शुरू करते हैं। फंक्शंस में देखो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक प्रूफ करना, ये तो पता होगा। इसमें एक चीज़ बस इम्पोर्टेंट याद रखो कि अगर तो किसी चीज़ को येस प्रूव कर रहे हो कि हाँ, ये सिमेट्रिक है, हाँ, ये ट्रांजिटिव है, तो एक जनरल वे में प्रूव करो। अगर एग्ज़ाम्पल देके प्रूव करोगे, तो वो प्रूफ को कंसिडर नहीं करेगा एग्ज़ामिनर, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज़ एज़ लॉन्ग एज़ वो चीज़ जनरलाइज़ नहीं है, देयर इज़ नो वे टू से कि वो हर एक केस में वैलिड होएगी या नहीं होएगी। आपने जो केस लिया वो वैलिड हो सकती है, जो कोई और एग्ज़ाम्पल में वैलिड ना हो। इसलिए उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में सॉल्व करा करो। अगर ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन बी को ग्रेटर देन इक्वल टू बी को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए डाल के प्रूव करो। 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर डाल के नहीं। सॉरी, 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट यू गेट इट। और अगर डिसप्रूव करना है, तो डिसप्रूव करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल काफ़ी है। टू प्रूव समथिंग यू हैव टू जनरलाइज़ एवरीथिंग, बट टू डिसप्रूव समथिंग यू ओनली नीड वन एग्ज़ाम्पल। सो वहाँ पे टाइम बच सकता है कि आप डिसप्रूविंग में भी अगर जनरलाइज़ करने में लग गए, तो प्रोबेबली 4-5 मिनट एक्स्ट्रा जा सकते हैं। तो फंक्शन में तो मेनली यही है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का कांसेप्ट होता है। वो मैक्सिमम 3 से 4 रिलेशन में आएगा, तो उसको याद कर लेते हैं। 1 फॉर 1 एलिमेंट, 2 फॉर 2 एलिमेंट, वो एक बार देख लेना। तो फंक्शन में बस इतना ही है, छोटा-सा चैप्टर है। नेक्स्ट हम आते हैं आईटीएफ के ऊपर। आईटीएफ फंक्शंस का पार्ट है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रिको गोइंग ऑन। तो आईटीएफ में 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, तो ठीक है 2 से 3 हैं, याद रख लो उनको। बट एक जो मेजर चीज़ है ना, वो डोमेन एंड रेंज को लेके है कि इनवर्स फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज होती क्या है एक्चुअली। बिकॉज़ अगर आपको साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई 5 पाई दे दिया, तो उसको साइन इनवर्स साइन काट के 5 पाई नहीं लिख सकते, बिकॉज़ साइन इनवर्स की रेंज में 5 पाई आता नहीं है। तो जो कांसेप्ट हमने 11th में पढ़ा था ना, 2 पाई माइनस एंड सब्ट्रैक्ट करके माइनस एंड ऐड करके एंगल को सेम रखने का, वो कांसेप्ट यहाँ पे लगता है कि हम 5 पाई में से -4 पाई करेंगे तब वो पाई बन जाएगा, फिर हम -2 पाई और करेंगे तो माइनस पाई बन जाएगा। तो ऐसे करके उसको कहीं न कहीं उसकी प्रिंसिपल रेंज में लाने की कोशिश करो, ताकि वो फंक्शन रिड्यूस हो जाए। ये साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस के बहुत कॉमन होते हैं क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड एक और क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में आया हुआ था, जो कि मेबी बोर्ड में ना आए, बट व्हाई टेक अ रिस्क, एक छोटा-सा चैप्टर है, छोटी-सी बहुत कम चीज़ें हैं, 4-5 मार्क का आना है। तो फंक्शन के ग्राफ्स, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज में ग्राफ होता है ना, कैसे वो ग्राफ बनता है और कौन-सी एक्स की वैल्यू से कौन-सी एक्स की वैल्यू तक बनता है वो ग्राफ, वो एक बार देख लेना। सो दैट इज़ ऑल फॉर आईटीएफ। फिर हम नेक्स्ट आते हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे। लिमिट्स इज़ नॉट 11th का पार्ट, लिमिट्स इज़ नॉट 12th का पार्ट, लिमिट्स इज़ 11th का पार्ट, बट लिमिट्स लगता है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में। तो एक स्टैंडर्ड लिमिट्स जो होती है ना, sin x बाय x, tan x बाय x, 1 माइनस cos स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर, ये सारी याद होनी चाहिए कि इनको जब x को tan को 0 करोगे तो क्या होगा। एंड क्वेश्चन में हमेशा x 0 पे नहीं जा रहा होगा, और अगर लिमिट x भी 0 पे जा रही है, तो अंदर फंक्शन में हमेशा सिर्फ x नहीं दिखेगा, x के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड दिख सकता है। बट जस्ट बिकॉज़ देयर इज़ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड डज़न्ट मीन दैट द एंटायर थिंग इज़ नॉट गोइंग टू 0, बिकॉज़ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। ये बात तभी समझ में आ गई अगर लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा हुआ है एक बार तो। इसलिए उस बात पे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि x 0 पे जा रहा है, बट एंगल में तो कुछ और दिया हुआ है, sin ऑफ ax/2 है, डिनोमिनेटर में x है, तो a/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके काट दो, sin ax/2 अपॉन ax/2। बट ये याद रखना कि जो sin के अंदर एंगल है, वही डिनोमिनेटर में एंगल होना चाहिए। जो tan के अंदर एंगल है, वही डिनोमिनेटर में एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि sin ax/2 में x 0 जा रहा है एंड x 0 जा रहा है तो काट दिया। a/2 नीचे कांस्टेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना कि कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ डिवाइड हो रहे हैं। बाकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की जहाँ पे बात आती है, तो जब डिफरेंशिएबिलिटी आती है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी को 2 तरफ से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। एक तो है अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है, पीसवाइज़ फंक्शंस होते हैं जिसमें 2-3 ब्रांचेज़ होती है एंड हमें प्रूव करना होता है कि वो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है नहीं है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, एंड अगर है तो एक वेरिएबल दे देगा कि k है या abc है, इनकी वैल्यूज़ निकालो। तो अगर तो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम लोग डायरेक्टली जो फंक्शन दिया हुआ है ना, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर 5x² बाय 2 है, 5x² प्लस 2 है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली 10x लिख सकते हैं।
बट अगर वो अलजेब्रिक फ़ंक्शन नहीं है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन है या अगर वो लॉगरिथमिक फ़ंक्शन है, तो हमें फिर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, व्हिच इज़ एफ ऑफ ए प्लस एच बाय माइनस एफ ऑफ ए बाय एच वेयर एच टेंड्स टू 0। वो पूरा फ़ॉर्मूले कैसे लगाते हैं वो एक बार देख लेना डिफरेंशिएशन में। बट 90% केसेज़ में अलजेब्रिक फ़ंक्शन आता है, तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके ना डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पता चल जाती है। एंड अगर तो 2 वेरिएबल है एंड सिर्फ लिखा हुआ है कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी। तो आपको एक बार फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वेट करनी है और एक बार डेरिवेटिव लेके इक्वेट करना है, तो 2 इक्वेशन वहाँ से मिल जाएँगी, 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएँगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मेन यही टाइप के सवाल होते हैं कि इस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है या नहीं है, तो वैल्यू डाल दो, लिमिट डाल दो। और लास्ट एक इसके टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन के। उसमें तो चेन रूल लगाना होता है, एक बेसिक सा चेन रूल है, उसको याद रखना, थोड़े कॉमन डेरिवेटिव्स याद रखना, साइन्स का ध्यान रखना कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, बट साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन तो वहीं पे निपट जाती है। पैरामीट्रिक फॉर्म शायद थोड़ी-सी दिक्कत दे सकते हैं, बट पैरामीट्रिक फॉर्म को एक बार अगर ढंग से पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी से, तो वो इतना टफ नहीं लगेगा। बिकॉज़ पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको बस ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर है वो क्या है? किस चीज़ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जा रहा है और किसको डिफरेंशिएट करा जा रहा है। अगर ये एक बार थोड़ा सॉर्टेड है ना दिमाग में, तो कोई भी पैरामीट्रिक फॉर्म डिफिकल्ट नहीं लगेगा बिकॉज़ इट्स जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन एट द एंड ऑफ द डे। दैट्स कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एओडी के ऊपर। एओडी इज़ अ चैप्टर जो मैंने इसको देखा है ऑलमोस्ट सबको तक दिक्कत देता है। एओडी में इतने कंसेप्ट हैं और इतने अलग-अलग जगह लगते हैं ना कि वो एक पॉइंट पे इश्यू देना तो गारंटीड है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया एओडी, उसको इतना टफ नहीं लग रहा होगा बिकॉज़ हर चैप्टर को जब एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो वो टफ नहीं लगेगा। बट एओडी एंड इंटीग्रेशन आर चैप्टर्स जो स्टार्टिंग में हर इंसान को दिक्कत देते हैं बिकॉज़ एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं उन चैप्टर्स में। तो मैं अब एओडी और इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ा तो सकता हूँ नहीं। आई कैन टेल द बेसिक्स कि हमें एओडी में एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 होता है। पहले एफ डैश निकालो, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव का टेस्ट करो। ये दिमाग में ठीक से रखना कि डेरिवेटिव में क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव में क्या करना होता है और इनका मतलब क्या होता है। एंड फिर फाइनली क्रिटिकल पॉइंट को ना कुछ लोग क्या होता है एफ डैश एक्स निकालते हैं, एक्स की क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एंड उसको वापस एफ डैश एक्स में डाल देते हैं। उस क्रिटिकल पॉइंट को एफ एक्स में डालना होता है टू गेट व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर। तो वो ये ध्यान रखना कि आप कौन से फंक्शन में फाइनली पुट कर रहे हो एक्स की वैल्यू को। एंड एओडी के एक और टाइप के सवाल होते हैं जिसमें मिनिमम मैक्सिमा के, जिसमें हमें मैक्सिमम वॉल्यूम, मिनिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया ऐसे टाइप के सवाल होते हैं। तो इनमें बेस्ट अप्रोच क्या होती है ना कि सारे चीज़ों को जैसे हम लोग 7th-8th में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करते थे वैसे करो, रफ में ना सब कुछ लिख लो कि ये वेरिएबल्स हैं, ये हमें गिवन है। तो हमें ना सारी जो हमें निकालना होता है ना मैक्सिमम वॉल्यूम सपोज़ निकालना है, तो वॉल्यूम को कोशिश करो कि एक वेरिएबल में लिखने की कोशिश करो। वॉल्यूम होता है एक सपोज़ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आई थिंक यही होता है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस भी वेरिएबल होगा और हाइट भी वेरिएबल होगी बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन होगा जिससे रेडियस और हाइट कनेक्ट हो जाए एक साथ में। तो ट्राई टू पुट द इक्वेशन एज़ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बिकॉज़ हमें वन वेरिएबल में डिफरेंशिएट करके मिनिमम मैक्सिमम निकालना आता है, हमें 2 वेरिएबल में नहीं आता है। इसलिए हम किसी और इक्वेशन की हेल्प करके एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम लोग डिफरेंशिएट करके उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख पाएँ, मिनिमम मैक्सिमम निकाल पाएँ, जो पूरा कांसेप्ट होता है। वो मैक्सिमम मिनिमम कांसेप्ट पढ़ लेना। द थिंग जो दिमाग में रखनी पड़ेगी व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज़ कि हमें एक वेरिएबल चाहिए। हमारा गोल होना चाहिए कि हमें पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब वो ईज़ीएस्ट वे जो है जिस इक्वेशन से हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन द ईज़ीएस्ट वे वो करना चाहिए हमें। ठीक है? एओडी का बाकी कोई भी सवाल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, अगर मिनिमम, मैक्सिमा, इंक्रीज़िंग, डिक्रीज़िंग दिमाग में क्लियर है एंड हमें पता है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएँ, हमें इक्वेशन में किसको किससे सब्स्टिट्यूट करना है। हमें हाइट दी होएगी कि 2 टाइम्स रेडियस है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बदले 2r रखोगे ना, तो वो r क्यूब में रिलेशन बन जाएगा, तो 1 वेरिएबल आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके ना अम, डबल डिफरेंशिएट करके जो मिनिमम मैक्सिमम कांसेप्ट होता है, वो कर सकते हैं एंड फिर यहाँ पे उस रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस रेडियस की वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। जैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो एओडी में तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हो जाता है। इसके बाद दिक्कत आती है इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन इन सब में से इज़ द ओनली चैप्टर जो मैं बोलूँगा कि अगर अभी नहीं आता, छोड़ दो, मत करो बिकॉज़ दिमाग खराब हो जाएगा। लास्ट के 2 दिन में यू कांट अफोर्ड टू स्टार्ट सडनली लर्न इंटीग्रेशन एंड देन
डू एवरीथिंग व्हिच कम्स इन द पेपर। अगर तो इंटीग्रेशन नहीं आता तो रहने दो, इट्स फाइन। एक चैप्टर नहीं आता 13 चैप्टर में से, बिग डील। बाकी चैप्टर्स पे फोकस करो, बाकी चैप्टर्स को इम्प्रूव करो। बट अगर इंटीग्रेशन करा हुआ है एक बार, 2 बार रिवाइज़ करना है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज़। एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन मिसलेनियस इज़ इट, दैट इज़ व्हाट यू नीड फॉर सीबीएसई बोर्ड। इफ यू कैन डू इंटीग्रेशन की मिसलेनियस, यू कैन इवन डू जेईई मेंस के सवाल के लेवल के सवाल। बट सीबीएसई बोर्ड के तो 99% मिसलेनियस के ज़्यादा, मिसलेनियस से ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। सो इफ़ यू कैन डू मिसलेनियस एक्सरसाइज विद लिटिल और नो ट्रबल, देन आप जो भी बोर्ड में आएगा वो कर सकते हो। ओके, वेयर आर वी? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व में ना 70% द क्वेश्चन इज ड्राइंग द फिगर। इफ यू कैन ड्रॉ द फिगर देन योर 70% ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो गया है। लुक इट अप गूगल पे कि हमारी पैराबोला की इक्वेशंस कैसे काम करती हैं, हमारी सर्कल की इक्वेशंस कैसे काम करती हैं। आई थिंक ये 2 मेन है। लाइन तो पता ही है सबको, और एलिप्स एंड हाइपरबोला बेयरली आता है, बट मेन इज़ पैराबोला एंड सर्कल। ये दोनों की इक्वेशंस को कैसे ड्रॉ आउट करते हैं ना, ये पता कर लो गूगल पे जाके, अगर अभी तक नहीं पता है तो। एंड एक बार ड्रॉ कर लिया इक्वेशन को, फिर हमारा सवाल खत्म हो जाता है। फिर हमें बस इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखनी है कि अच्छा ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये x के ऊपर कब तक है, 1 से लेके 7 तक है, तो हमें इस ग्राफ को 1 से लेके 7 तक इंटीग्रेट करना है। AOI का कंसेप्ट है। AOI का कंसेप्ट पढ़ लोगे ना तब भी सवाल शायद सॉल्व ना हो, क्यों? क्योंकि फिगर बनाना नहीं आता। तो फिगर बनाना सीखना पड़ेगा उससे, जो शिट मैं ब्लैंक आउट कर गया। फिगर बनाना सीखना पड़ेगा फ्रॉम कोनिक सेक्शंस, जो कि 11th का चैप्टर है। कोनिक सेक्शंस पढ़ने को नहीं बोल रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि पैराबोला की जनरल इक्वेशंस एंड सर्कल की जनरल इक्वेशंस को ग्राफ आउट करना एक बार समझ लो, क्योंकि उसके ना सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। कैसे होएगा? एरिया अंडर द कर्व है, कर्व बनाना तो आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस, द लास्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, एंड जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इन्हीं 3 टाइप से आएगा, बिकॉज़ इसके बाहर हमारा सिलेबस नहीं है। इन 3 टाइप्स को रिड्यूस करना आ सकता है, इन 3 टाइप्स को सॉल्व करना आ सकता है। बहुत ही थरोली रट लो कि इन 3 टाइप्स को कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजेनियस, वेरिएबल सेपरेशन एंड लीनियर इक्वेशंस को। The only thing where the differential equation can give you an issue is जब आपको dy by dx का बहुत comfortable हो सॉल्व करना, but maybe in some questions the equation is easier to solve in dx by dy। कुछ लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो dy by dx प्लस px इंटू वाई इक्वल्स टू qx के फॉर्म में नहीं होती हैं। कुछ ऐसी होती है जो dx by dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई के फॉर्म में होती हैं। जो फंक्शन होता है ना वो वेरिएबल्स अपने इंटरचेंज कर लेता है। हम लीनियर इक्वेशन को बहुत कंफर्टेबल होते हैं सॉल्व करने में डी वाई बाई डी एक्स में, बट अगर डिफिकल्ट सवाल देना है सीबीएसई को तो वो इंटरचेंज कर देगा, वो डी एक्स बाई डी वाई में दे देगा। तो दोनों फॉर्म में कंफर्टेबल हो जाओ कि हाँ मेरे को डी वाई बाई डी एक्स से भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है एंड डी एक्स बाई डी वाई से भी सॉल्व करनी आती है। तो उससे जैसा भी सवाल आएगा ना, हम दोनों तरफ से सोच के जो हमारे लिए ईजियर इंटीग्रेशन है, जो हमारे लिए ईजियर कैलकुलेशन है, हम उस वाले वे से जा सकते हैं। हमारा एट द एंड गोल है सवाल सॉल्व करना और टाइम बचाना, बिकॉज मैथ्स में काफ़ी लोगों का सवाल पेपर एंड में छूट जाता है एंड वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें जो चीज़ें आती हैं वो तो हम कम से कम पूरा से पूरा अटेम्प्ट करके आए। तो ये ना हो कि हम डी वाई बाई डी एक्स करने गए, वहाँ पे 5 मिनट लगा गई है कि ये तो हो ही नहीं रहा, और पता चला कि डी एक्स बाई डी वाई हमें डायरेक्टली ऊपर नीचे कट रहा है सब कुछ। तो दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन से कंफर्टेबल हो जाना। लास्टली हम आ जाते हैं हमारे टॉप 4 प्रायोरिटी चैप्टर्स में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 2 अलग-अलग चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, बट इट्स बेसिकली अ ग्रुप। यू नीड टू know matrices in order to know determinants, you need to know determinants in order to know matrices, they are interconnected। तो जो एक ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है बड़ा, जो 5 मार्कर 3 मार्कर में आता है, विच इज़ इनवर्स कैलकुलेशन। तो इनवर्स कैलकुलेशन का एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना, वो ये कि आपको 2 मैट्रिसेस दे देगा एंड बोलेगा कि इन मैट्रिक्स को यूज़ करके ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो क्या होगा जब आप उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा या फिर वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड उस स्केलर मैट्रिक्स से क्या होता है, हमारा ए बी इज़ इक्वल टू कोई भी नंबर n इंटू आइडेंटिटी आ गया। अब जब हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पे तो ए कट जाएगा बिकॉज़ ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, बट यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू n इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। तो हमें ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो हमें ए इनवर्स के लिए बहुत लंबी सी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। कोफैक्टर का वो करो, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसको
ट्रांसपोज़ करो, फिर उसको डिवाइड बाय डिटरमिनेंट करो, वो सब करना नहीं पड़ेगा हमें बिकॉज़ हमारे यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हमें मिल गई मैट्रिक्स ए इनवर्स की। अब जब आप नीचे लीनियर इक्वेशन देखोगे ना, तो जो लीनियर इक्वेशंस की मैट्रिक्स बन रही होगी दैट विल बी वन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए और बी। तो वो ए या बी में से कोई एक मैट्रिक्स होएगी, तो हम डायरेक्टली उसको उस वाली मैट्रिक्स को आरएचएस में लेके जा सकते हैं एज़ ए इनवर्स, जो हमारी ऊपर से वैल्यू दी हुई थी एंड हम डायरेक्टली ए इनवर्स की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जब सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी लगेगा कि मैं पता नहीं क्या ही भूल गया पिछले 2 मिनट में। बट इट इज़ मच ईज़ियर टू सॉल्व देन स्ट्रेट फॉरवर्ड ए इनवर्स कैलकुलेशन वाला सवाल बिकॉज़ ए इनवर्स की कैलकुलेशन में एरर होना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एरर हो जाए बिकॉज़ हमें 9 एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है 2-2 बार। तो इट इज़ होप लाइक जस्ट होप कि यही वाला सवाल आ जाए, जिससे हमें डायरेक्टली ए इनवर्स एज़ सम मैट्रिक्स गिवन हो। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना एंड बाकी जस्ट लुक एट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो कटा हुआ है सिलेबस से, बट द बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसी चीज़ है जो एमसीक्यू में आ सकती हैं और जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए हमें, डायरेक्टली एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, ऐसी वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना ताकि हम लोग डायरेक्टली एमसीक्यू जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। ओके, Vector 3D. Vector 3D is one of my favorite chapters because Vector 3D is so scoring. Vector 3D में आपको वेक्टर्स तो 11th में पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स में, नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। जो भी सवाल दिया हुआ है उसमें जो वेक्टर पूछा है उसके मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसकी डायरेक्शन निकालो किसी तरीके से, सवाल सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई कर दो साथ में आपस में एक दूसरे को, सवाल सॉल्व हो गया। Vector and 3D is the easiest and the most scoring chapters in the entire syllabus. बहुत अच्छे से करके जाना। एक भी सवाल गलत इसका अगर हुआ तो खुद पे बहुत गुस्सा आएगा कि यार ये सवाल गलत कराया मैं, ये इतना ईज़ी सवाल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल आएगा ही आएगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। इनको बहुत ढंग से कर लो ताकि इसमें कोई गलती का स्कोप ही ना रहे। गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं? कैलकुलस में गलतियाँ हो सकती हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। वेक्टर 3D में गलती होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज़ वेक्टर 3D बहुत स्कोरिंग है। मैं इसमें ज़्यादा वो भी नहीं दे पा रहा हूँ कि क्या करो, ये करो बिकॉज़ है ही इतना छोटा, सब कुछ ही करने वाला है। वेक्टर 3D ढंग से कर लो, कल बैठ के निपटा डालो वेक्टर 3D 3-4 घंटों में एंड उसके बाद सैंपल पेपर्स करो। देखना कि कितने ज़्यादा, अगर पहले 40 मार्क आ रहे थे, तो अब 50 आएँगे बिकॉज़ वेक्टर 3D के वो जो मार्क्स कट रहे थे, जिनको नहीं आता, वो सारे मार्क्स आएँगे, इतने ईज़िली आएँगे और इतने कम टाइम में आएँगे ना कि पता भी नहीं चलेगा कि ओह! मैंने इतना कम पढ़ा और इतने ज़्यादा मार्क्स। I really like vector 3D. Last chapter is probability. I'm not counting LPP because LPP is not, I have not done LPP ढंग से, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है LPP के बारे में बात करने की। प्लीज़ LPP खुद से कर लेना भाई, मुझे खुद नहीं समझ में आया LPP, मैं कल बैठ के करूँगा। बट प्रोबेबिलिटी जहाँ तक है, प्रोबेबिलिटी अराउंड 8 मार्क्स का लिखा हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी मैंने रफ मार्किंग स्कीम देखी है। प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी में ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है एंड बेस थ्योरम है। ये 3 थ्योरम्स को टाइम लगेगा थोड़ा-सा समझने में अगर प्रोबेबिलिटी पहले नहीं कर रहे हैं तो, बट एक बार समझ जाओ ना तो इट्स वेरी स्मूथ फ्रॉम देयर ऑन कि ओह! यही तो है, यही तो है, यही तो है। तो एज़ लॉन्ग एज़ जो क्वेश्चन है 3 मार्कर, 5 मार्कर का, वो बेस पे है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे है या फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है ना, तो बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। एक बार बस ढंग से समझ लो। प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट इतना लंबा नहीं है कि आपको 6-7 घंटे बैठे हुए हो, वन शॉट देख लोगे, सब समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा। थोड़ा-सा दिमाग लगेगा कि ओह! ये इस वजह से हो रहा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तब लगेगी जब कोई कंडीशन लगी हुई है इवेंट पे। हमारा जब डाइस रोल होएगा एंड जब हम बॉल निकालेंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब हम दूसरी डाइस रोल करेंगे, जब हम दूसरा सिक्का उछालेंगे तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। उस हिसाब से हमें कंडीशंस पता चलती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। वो क्वेश्चन देख के पता करना होता है। बेस थ्योरम जो होता है वो थोड़ा उल्टा एक्ट करता है। हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम को वन ऑफ ऑपोजिट मानते हैं एक-दूसरे के बिकॉज़ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमें बताता है कि हर इवेंट से एक आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एंड बेस थ्योरम हमें बोलता है कि आउटकम आ गया। अब बताओ कि इस वाले इवेंट से आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दोनों थोड़ा उल्टा एक्ट करते हैं। तो जब दोनों को समझोगे ना तो दोनों को रिलेट करके समझना बिकॉज़ बेस थ्योरम के फॉर्मूला में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का पार्ट होता है। So when you learn total probability theorem and Bayes theorem, just try to interrelate them and you will understand faster that way.
एंड जो लास्ट है वो एमसीक्यू में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश करके या ए यूनियन बी डैश करके, या ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि सेट्स का फॉर्मूला है, जो हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में किया था। वही डिट्टो सेम फॉर्मूला है, हर जगह वही लगाना है। एमसीक्यू में एक सवाल ऐसा आएगा ही आएगा, और अगर तो बार लगाया हुआ है ना ऊपर ए या बी या ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी के, तो वो नॉट होता है, मतलब हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करनी है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 0.7 दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस 0.7 आएगी, विच इज़ 0.3। तो वहाँ से हम एक-एक चीज़ों की वैल्यू निकाल के उसको जब इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें जो पूछा होगा वो उसका आंसर मिल जाएगा। ये असर्शन रीज़न में आ सकता है, ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, पी ऑफ ए नॉट कितना है, कुछ भी पूछ सकता है। एज़ लॉन्ग एज़ हमें ये 3 चीज़ें पता है, हमें बाकी 8 चीज़ें पता चल जाएँगी। दैट्स ऑल फॉर प्रोबेबिलिटी। आई थिंक मैंने सिलेबस रैप अप कर दिया है, मतलब मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, आई जस्ट टोल्ड कि कैसे इसको अप्रोच करना है, वहाँ पे मेरा सिलेबस लिखा हुआ है, दैट्स आई वाज़ लिविंग देयर। तो बस इसको एक बार ढंग से रिवाइज़ कर लो, जिस चीज़ में वीक लग रहा है, जो लग रहा है कि जो चैप्टर वीक है, जो अभी ढंग से नहीं आता, उसकी मिसलेनियस एक बार कर लो। अगर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि डर लग रहा है कि मेरे वीक हैं, तो सैंपल पेपर कर लो। सैंपल पेपर जब करोगे ना, तो ऐसा सैंपल पेपर करना जिसमें मार्किंग स्कीम गिवन है, एंड उस मार्किंग स्कीम से फिर आपको जब क्रॉस चेक करोगे ना, तब पता चलेगा कि मैं एक्चुअली कौन से चैप्टर में बहुत वीक हूँ। तो उस चैप्टर पे कल फोकस करना। Try to wrap up your syllabus as much as possible tomorrow, so that you don't have to study anything day after tomorrow. Day after tomorrow, just do sample papers, competency-based questions and case-based questions. हाँ, एक लास्ट चीज़ ऑन केस-बेस्ड क्वेश्चंस। केस-बेस्ड क्वेश्चन में कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एज़ कम्पेयर्ड टू 5 मार्क का क्वेश्चंस, बिकॉज़ केस-बेस्ड बना ही आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए है। जो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल बढ़ाए हैं ना, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ केस-बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये डिसगाइज्ड क्वेश्चन्स आते हैं, जो कि पहले आप 3 लाइन पढ़ोगे कॉम्प्रिहेंशन का, आप दिमाग खराब हो जाएगा कि ये बोल क्या रहा है। पहले 4-5 मिनट तो सोचते रहोगे कि ओह! ये हो रहा है कॉम्प्रिहेंशन में, केस में ये हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। केस आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बना है, आपका टाइम लेने के लिए बना है। केस स्टडी को इग्नोर करो, जो केस स्टडी गिवन है ना, उसको इग्नोर करो। देयर इज़ नो नीड टू रीड द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द केस स्टडी, दे आर लाइक एन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और यहाँ पे आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो कर नहीं रहे हो, इंग्लिश का पेपर तो इसके बाद है। तो जो भी पहली 3 लाइन दी होती है ना, कि they are building a lawn, the lawn is supposed to be a gift for the father of the son of the farmer, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो सिर्फ़ उतनी चीज़ जो काम की है, पढ़ो सिर्फ़ उतनी चीज़ जहाँ पे मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला दिख रहा है, उसके आस-पास की चीज़ें पढ़ो। सपोज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आया, तो सिर्फ़ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो। जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दी होएगी, उसके बाद एक कंडीशन दी होएगी कि ये इस x की वैल्यू पे ये y की वैल्यू अटेन कर रहा है, तुम्हारे लिए सिर्फ़ उतना इम्पोर्टेंट है, ऊपर जो बकवास लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो कंडीशन गिवन है, उससे एक इक्वेशन फ़ॉर्म करो। इंटीग्रेट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे इक्वेशन फ़ॉर्म होती है, इसमें एक प्लस c का कांस्टेंट आता है ना, वो प्लस c ही हटाने के लिए हमें कंडीशन दी जाती है। कुछ क्वेश्चन में दी जाती है, कुछ क्वेश्चन में नहीं दी जाती है। बट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस स्टडी आएगा, तो वो दी जाएगी इक्वेशन कंडीशन, ताकि हम लोग वो प्लस सी की वैल्यू निकाल पाएँ। एंड जब वो प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर हमारे पास एक इक्वेशन रेडी हो गई, एंड जब नीचे देखोगे ना, तो तीनों सवाल उसी इक्वेशन से होंगे। एंड आफ्टर डूइंग द केस स्टडी, यू रियलाइज़ कि द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द केस स्टडी वर एब्सोल्यूटली यूज़लेस। देयर वाज़ नो पॉइंट इन रीडिंग दोज़ 4 लाइनें। उन 4 लाइनों से कुछ भी नहीं बदला हमारे सवाल का आउटकम। हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की जो भी ऐसी केस स्टडीज़ आएँगी ना, जो पहले कन्फ्यूज़ करने के लिए बनी है, कि देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन द क्लास, द टीचर वांट्स टू टेक देम टू अ कार्निवल, दे आर डिवाइडेड इन सच वे, फिर एक मैट्रिक्स दी होएगी। क्यों पढ़ना है पहले के 3 लाइनें? क्यों पढ़ना है? अपना इतना दिमाग क्यों वेस्ट करना है समझने में केस में क्या हो रहा है? केस में क्या हो रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल में क्या हो रहा है हमें उससे फ़र्क पड़ता है। सवाल के मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो, एंड देन गो बैक टू द इक्वेशन एंड देन ट्राई टू इंटररिलेट द इक्वेशन एज़ वेल एज़ द क्वेश्चन। तुम्हें डायरेक्टली तीनों जो केस स्टडी के सवाल होते हैं, उनके आंसर्स सिर्फ़ उस लास्ट की लाइन से मिल जाएँगे, जो केस स्टडी की आखिरी लाइन होएगी। जो पहली 5-6 लाइनें थी, जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बनी थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मत पढ़ना। मैं 4 बार बोल चुका हूँ, बिकॉज़ इट रियली पिसेस मी ऑफ कि वो कितनी यूज़लेस चीज़ें लिखते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक केस स्टडी में हमेशा यूज़लेस होएगा। ये भी हो सकता है कि कुछ केस स्टडी बनाई ही छोटी हो, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हों। बट अगर तो बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं ना, एंड कोई भी मैथमेटिकल टर्म नहीं दिख रहा, तो उसको इग्नोर कर दो, बिकॉज़ हमें मैथ से लेना-देना है। हमें नंबर्स एंड
वैल्यूज़ एंड डेटा से लेना देना है, ठीक है? तो दैट्स केस स्टडी एमसीक्यू बता दिए, 5 मार्कर्स तो टूटे ही होते हैं इन 2-3 मार्कर्स एंड दैट इज़ ऑल फॉर माय साइड. 5 बज गए, आई शुड रियली गो स्लीप. ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर गाइस. I have nothing else to say. Bye bye.